गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हम आज एक पहला टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या, ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की। ठीक है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, और जेईई और नीट में भी बहुत मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 12th की। चैप्टर नंबर बेटा आपका एनसीईआरटी में ये 3rd है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज केमिकल काइनेटिक, और इस केमिकल काइनेटिक का कहाँ पर यूज होता है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक है क्या एग्जैक्टली उसको समझेंगे पहले। ठीक है, तो पहले क्या होता है केमिकल काइनेटिक, हम डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसे समझाते हैं आपको। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक है क्या, आप लिखते हैं, देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में बोले तो भौतिक विज्ञान। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक रसायन विज्ञान। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच we study the rate of reaction, comma, factor affecting the rate of reaction and the mechanism of conversion of the reactant into the product are known as केमिकल काइनेटिक। दोबारा समझे सभी लोग क्या है। तो द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान की बेटा एक ये शाखा है जिसके अंदर हम पढ़ते क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई रिएक्शन कितना फास्ट होता है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन हुई, कोई अभिक्रिया हुई, कितनी तेज हुई। जैसे एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, N2 प्लस H2। ठीक है, N2 प्लस H2 ये हमारा नाइट्रोजन है और ये हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दोनों गैसेस फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों की अभिक्रिया की मैंने, अभिक्रिया किसके प्रेजेंस में की मैंने, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, मतलब आयरन डाला। यहाँ पे आयरन क्या है, कैटलिस्ट है हमारा। ठीक है, N2 प्लस H2। ठीक है, N2 प्लस H2। तो इन्होंने एक रिएक्शन की और बनाया क्या, अमोनिया, NH3। ठीक है, इसको मैं बैलेंस करूँ तो NH3, और इसको देखूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, जबकि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, पहले 2 से, जिसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन तो 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले नाइट्रोजन बैलेंस किया। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से हाइड्रोजन 6 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। ये एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब की रिएक्शन कितनी रेट से हुई है, ठीक है, उसका पता करने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा है आपको, कैटलिस्ट, ये फैक्टर है ना, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे ये तो कैटलिस्ट है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ETC, प्रेशर हो सकता है, एंथैल्पी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल
काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक क्या है? केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पर हम पढ़ते क्या है, एक तो फैक्टर ऑफ एक्टिंग पढ़ते हैं, मैंने बताया आपको, एक पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, और दूसरा तीसरा मैंने बताया इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब किस प्रोसेस से वो हुआ है, एक स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप में हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ, अगर मैं बोलूँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिनके ऑर्डर 1 नहीं होते हैं, ठीक है, जिनके ऑर्डर 1 नहीं होते हैं, दोबारा बोलो, वो रिएक्शन जिनके ऑर्डर 1 नहीं होते हैं, या आप सीधी बोल दो जिनकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है, ठीक है, जिसकी मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर 1 हो, इनकी मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर क्या हो बेटा, 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, 1 स्टेप रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो ये ना दिखा है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी भी 1 स्टेप में नहीं होगी, उसके कई स्टेप होंगे, मैनी स्टेप्स होंगे, ठीक है, मैनी स्टेप होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो जो जितने भी स्टेप में होगा वो हमें उसके मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए केमिकल काइनेटिक क्या है, तो आपको पता चला केमिकल काइनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, प्लीज नोट डाउन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन किस किस केमिकल रिएक्शन की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम बात कर सकते हैं किसकी हम अंडरस्टैंड करेंगे या किसकी हम निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे वी कैन डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली बेटा, ओनली मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मतलब क्या हुआ, जो ना कि ज्यादा फास्ट हो और ना ही ज्यादा स्लो हो, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्शन का हम क्या करते हैं बेटा, ऑर्डर निकाल लेते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ऑर्डर में बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके बेटा। अब आता है हमारे पास अगला टर्म, व्हाट इज ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या, इसको समझते हैं बेटा। the change in concentration of the product and reactant per unit time, ठीक है, are known as, ठीक है, are known as rate of the reaction, ठीक है। तो हम पढ़ के आए थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आती, ध्यान से सुनिए। अब मतलब क्या है पहले समझते हैं आराम से, ठीक है। राइट रेट ऑफ रिएक्शन, लेट्स सपोज करता हूं a स्मॉल a, b स्मॉल b, c स्मॉल c एंड d स्मॉल d, ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये आपके लेफ्ट साइड में जितने भी लिखे हैं ये सारे आपके क्या बेटा, रिएक्टेंट है, क्या बेटा, रिएक्टेंट। और राइट साइड में जितने भी लिखे हैं वो आप सबके क्या बेटा, प्रोडक्ट है। दोबारा समझे क्या बोला मैंने, जितना भी लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो सारा आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और जितना भी राइट साइड में लिखा है वो आपका क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। वेयर A, B, C एंड D, ये क्या है हमारे बेटा, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, याद रखा जाएगा बेटा। दोबारा देख लीजिए बेटा, एक रिएक्शन हुई जिसमें इस तरफ लेफ्ट वाले रिएक्टेंट है और राइट वाले प्रोडक्ट है, यानी कि एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो लेफ्ट में वो रिएक्टेंट है, राइट में वो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारे क्या हुआ, C, कैपिटल C एंड कैपिटल D, और कैपिटल एंड कैपिटल B क्या हमारे लेफ्ट में है, तो हमारे क्या रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए,
तो ये बात हमें समझ में आई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या हमें, ठीक है। अच्छा, वेयर ए बी सी एंड डी क्या है, तो ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या बेटा, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहे हैं, डिफाइन कर दो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आर को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो हमने बोली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करी और प्रोडक्ट की बात की। तो रिएक्टेंट हमारा क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या करेगा हमारा बेटा, इंक्रीज करेगा। समझने की बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, सी और डी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। दोबारा समझिए, ये रिएक्टेंट जो ए और जो बी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी और डी में। तो यानी क्या हुआ, ये तो बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। मतलब इस चीज से मिलकर ये चीज बन रही है। बात समझ आई, चलिए अब आगे बढ़ते। तो रिएक्टेंट तो हमारा डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज। डिक्रीज करने के लिए हम साइन सिंपल करते हैं नेगेटिव, ठीक है। और प्रोडक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए साइन सिंपल करते हैं प्लस का। बात समझ में आई यहाँ तक। चलिए अब देखो बेटा, आर ओ आर अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट की लिखूँ तो मैं लिखूंगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो हम चेंज को बाहर लिखेंगे और ए लिखेंगे, बस में ए की कंसंट्रेशन। अपॉन में लिखेंगे बेटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए, और साथ में लिखेंगे चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये डिक्रीज कर रहा था तो हम इसको लिखेंगे माइनस का साइन, ठीक है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ए से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, बराबर लिखेंगे बी की, क्यों बी भी डिक्रीज कर रहा हो, रिएक्टेंट में आता है, ठीक है। बी और ए रिएक्टेंट को डिक्रीज करते दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो बी को हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, और डेल्टा टी इंटू बी, साथ में क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बेटा सी को लिखेंगे। तो सी क्या होगा हमारे पास, ध्यान से सुनना, इस सी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा सी, ये सारा बराबर हो, ये आर ओ आर इसके बराबर, इसके फिर ये इसके बराबर, ठीक है। जैसे तो सब आर ओ आर आपस में बराबर है, ठीक है। डेल्टा सी इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा सी माइनस का डेल्टा टी और स्मॉल सी से हम इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से हम बेटा किसका लिखेंगे, डी का लिखेंगे। तो डेल्टा डी, डेल्टा का मतलब चेंज है, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। सॉरी, डेल्टा सी में प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट तो प्लस में होगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या पॉजिटिव से, मैंने यहाँ पॉजिटिव का साइन डाल दिया, ठीक है। चलिए, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी और बेटा स्मॉल डी, यहाँ पे प्लस का। तो आर ओ आर लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने पढ़ा किया, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको दूसरा नाम दे सकते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्टेंट कितनी फास्ट प्रोडक्ट बना रहा है, या कोई रिएक्टेंट कितनी फास्ट कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि कोई रिएक्टेंट कितनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं सभी चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तालिए सभी ने। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हम एसआई यूनिट, क्या आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा लिखा कैसे जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जाता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में डेल टी, चेंज इन टाइम, ठीक है। इंटरवल कह सकते हो आप, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे दो तरीके से होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन को बात करें तो कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की यूनिट हम जानते हैं, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और टाइम की यूनिट जानते हैं बेटा, क्या होती है, सबसे स्मॉल सेकंड होती है। तो सेकंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये एसआई यूनिट होगी बेटा किसकी, आपकी, इसकी कैसे यूनिट है आपकी, ये आपकी एसआई यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या पॉइंट्स हमारे, ठीक है। तो अब आता है टाइप ऑफ रेट
रिएक्शन। तो कितने टाइप्स का होता है, तो लिखोगे जनरली ROR आर टू टाइप, ठीक है, दो टाइप का होता है, ठीक है, जनरली ROR आर टू टाइप। पहला होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा आपका होता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, या इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन मेनली दो टाइप की हैं, एक है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंसेस क्या है, देखो एवरेज की अगर बात करूं तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, या हम बोले इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तो लंबे समय के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज के अंदर हम बात करें, एवरेज ROR को लिखने का तरीका क्या है, उसका तरीका है डेल रिएक्टेंट अपॉन डेल टी और डेल पी अपॉन डेल टी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इंस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होती है बेटा, वो आपकी अगर सीधी बात कही जाए तो उसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। या बोलते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट एट स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। उसी को हम बेटा आम भाषा में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दोबारा समझिए, द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट एट स्पेसिफिक टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम मतलब पार्टिकुलर टाइम पे जो हम रेट निकालेंगे रिएक्शन की, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक R से P बन रहा था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ROR बराबर माइनस का dr अपॉन dt और dp अपॉन dt, ठीक है। तो इसका हमें पूरा तरीका पता होना चाहिए क्या और कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होती है, एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आराम से, ठीक है। चलिए इरेज कर देता हूँ इस चीज को और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सम टर्म्स रिलेटेड विद ROR, सम टर्म्स रिलेटेड विद ROR। अब कौन कौन से टर्म उसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या टर्म में यूज करने हैं वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा टर्म्स कौन सा है, एक तो हमारा है ROD और दूसरा है ROE, ठीक है। ROD का मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। और रेट ऑफ अपीयरेंस कहते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरा नाम इसका, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमें पता है फॉर्मेशन कौन कर रहा है, डिसअपियर कौन कर रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ R से P या R से P लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ A स्मॉल a, ठीक है, और B कैपिटल स्मॉल b और कैपिटल B, कन्वर्ट हो रहा है बेटा C कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल D स्मॉल d, ठीक है। तो आपको पता है रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या बेटा, दोनों के दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को करना ROD, तो ROD का मतलब जो चीज डिसअपियर हो रही है, ठीक है सर। तो हमारा डिसअपियर कौन हो रहा है, ये या ये,
ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि मैकेनिज्म के थ्रू हमें ये पता चला ए और बी कन्वर्ट होके या ए और बी रिएक्शन करके सी और डी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी ए और बी पूरी तरीके से जब खत्म हो जाएंगे तो सी और डी बनेंगे। बोल बात समझ में आई है नहीं है? दोबारा समझो, जब ए पूरी तरीके से ए और बी पूरी तरीके से या ए और बी रिएक्शन करके कन्वर्ट किस में होंगे, सी और डी में, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे क्या, आर ओ डी। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, तो हम पूरे रिएक्टेंट का लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी, या ऐसे तो डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, उसका मोल। ठीक है, अगर बी की बात करूंगा तो डी बी अपॉन डी टी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हियर वी कैन नॉट यूज स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पर हम स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी ए और बी से इसको डिवाइड नहीं करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए आगे देखिए। इसी प्रकार से रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, जो फॉर्म हो, यानी फॉर्म कौन हो रहा है, ये हो रहा है, यानी ये हमें दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये कन्वर्ट हो चुका होगा सी और डी के अंदर। दोबारा समझो, ए और बी रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो गया, सी और डी में। तो आर ओ ए, तो इसके लिखेंगे बेटा डी सी अपॉन बेटा डी टी मोड डी डी अपॉन बेटा डी टी। ठीक है, प्लीज यहाँ पे कंसंट्रेशन जरूर डाल दीजिएगा सब जगह पे। ठीक है, और नोट यहाँ पे भी डाल दीजिएगा, here we cannot use स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नोट डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स रिलेट करते हैं आर ओ आर से। तो पहला हमारा क्या है, आर ओ डी, दूसरा है आर ओ ए। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, उतार लीजिए। ओके बेटा, चलिए ओके। अब एक क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, राइट द आर ओ आर ऑफ द रिएक्शन N2 plus H2 gives 2NH3। ठीक है, चलिए तो इसका मुझे आर ओ आर लिखना है। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन देखिए एक बार ध्यान से। ठीक है, केमिकल बैलेंस रिएक्शन है, इसका मुझे आर ओ आर लिखना है। तो कैसे लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा आर ओ आर। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट की, किसकी बात करेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास दो है। ठीक है, तो मैं इसका इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, माइनस का DN2 अपॉन बेटा DT। सही है, कि हम नाइट्रोजन घटता हुआ दिखाएंगे तो DN2 अपॉन बेटा DT। यहाँ पहले ए था तो मैंने यहाँ ए लिखा था, अब की बार नहीं है तो हमने सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है। ठीक है, चलिए कंपेयर कीजिएगा पिछली जो इक्वेशन उससे। ठीक है, साथ में हम देखेंगे बेटा किसको, H2 भी एक तरह का रिएक्टेंट है तो वो भी डिक्रीज करेगा, तो DH2 अपॉन बेटा DT। ठीक है, माइनस का होगी और साथ में क्या होगा, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे DNH3 अपॉन बेटा DT और स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है तो आर ओ आर लिखने का ये तरीका। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमारा टॉपिक समझा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।